Welcome student on my YouTube channel Study with Pankaj Singh. In this video we'll learn about mathematics of class 10th linear equation in two variable. इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं linear equation टू वेरिएबल में, इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 1 जो कि ये है और दूसरा होगा पार्ट 2। तो पहले हम जान लेते हैं पार्ट 1 में क्या होगा। पार्ट 1 में हम मैक्सिमम टॉपिक को कवर करेंगे इस चैप्टर का और उसको पूरे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पार्ट 2 जो होगा उस पार्ट 2 में हम लोग जो टॉपिक बच जाएगा और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है। पार्ट 1 में हम लोग अभी टॉपिक देख लेते हैं और पार्ट 2 जो अपलोड होगा उसमें आप देखिएगा जिसमें कि आपको कुछ छूटा हुआ टॉपिक और साथ में बहुत सारा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आते हैं। सो गाइड्स, अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। तो बिना देरी किए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर का नाम है। इस पहले इसके नाम को समझते हैं। अगर नाम आपको समझ में आ जाए तो फिर चैप्टर बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए। क्लियर है। तो पहले हम इसके नाम को जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे पहला वर्ड है ये लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है? तो लीनियर, अब यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि लीनियर को दो वेज में हम लोग समझेंगे। एक तो लीनियर का मतलब होता है कि वैसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसका पावर क्या रहे? 1 रहे। पहला तो मतलब इसका ये निकलता है। अच्छा, अगर इस लीनियर को में से इस ए आर को हम भूल जाएं, ए आर को, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ? लाइन। सिंपल मतलब क्या हुआ? लाइन। इसका मतलब ये निकलता है इसके पहले वर्ड्स से कि लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन होगा। इसका मतलब क्लियर है कि ऐसा कोई इक्वेशन होगा जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। जैसे कहने का मतलब x + y = 2, इस तरह कुछ इक्वेशन मिलेगा। दूसरा, लीनियर में से ए आर को भूलते हैं तो लाइन। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं हमको ग्राफ लाइन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। इक्वेशन आप तो समझते हैं। इक्वेशन के लिए आप पोलिनोमियल की वीडियोस को दे सकते हो। आप इक्वेशन का साथ समझाया गया है। कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे किस तरह की इक्वेशन पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन टू वेरिएबल्स, मतलब ये हो गया टू वेरिएबल्स की बात कर रहा है। मतलब वेरिएबल्स क्या होता है? वैसा सिंबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वैसे इक्वेशन के बारे में जिसमें कितने वेरिएबल हो? 2। जैसे x और y दो वेरिएबल हो गया, x + y = 2। तो वेरिएबल्स का मतलब समझ में आ गया। तो मतलब कि इक्वेशन जो होगा इसका वो लीनियर होगा। और कैसे इक्वेशन होगा? 2 वेरिएबल वाले। तो अब एक और चीज़, आप मजे की बात आपके दिमाग में आ रही होगी, तो समझिए कि अगर सिंगल वेरिएबल आता है तो हम एक इक्वेशन दिया रहे उससे वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ वेरिएबल हो गए 2। वेरिएबल कितने हो गए? 2 वेरिएबल हो गए। तो जेन्युइन सी बात है, अब जब 2 वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल के वैल्यू निकालने की बात करेगी। तो दोनों वेरिएबल जब वैल्यू की बात करेंगे आप, तो वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। इसका मतलब सिंपल हो गया कि इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 इक्वेशन गिवन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 वेरिएबल की बात करता है और 2 वेरिएबल तभी सॉल्व हो सकता है जब उसका 2 इक्वेशन दिया हुआ हो तब। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे आपको समझ में आ गया होगा कि 2 वेरिएबल के रहेंगे और क्या आपसे पूछा सकता है? x y की वैल्यू निकालने के लिए। और एक मैंने बात कहा कि इस चैप्टर में आपको लाइन के बारे में पढ़ना है। तो लाइन के बारे में आपको हो सकता है कि आपको मिल सकता है ग्राफिकल कुछ क्वेश्चन, ग्राफ पे कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्राफ लाइन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए अब वीडियो में देखेंगे और आगे तो और समझ में आएगा। आगे हमने एक टॉपिक लिख रखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यहाँ पे देगा। अब जब भी आपको वैल्यू की बात होती है तो वैल्यू जब भी निकलेगा, जब भी 2 इक्वेशन, जो हमने 2 इक्वेशन की बात को, 2 इक्वेशन में कैसा रिलेशन होगा? साइमल्टेनियस रिलेशन होगा। ये कहने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में ऐसा रिलेशन होगा कि कोई एक वैल्यू अगर आ जाए, उस जो वेरिएबल मान लीजिए x और y है, तो x की वैल्यू जो है और y की वैल्यू है, उस वैल्यू को, दोनों वैल्यू को जब उस दोनों इक्वेशन में पुट किया जाए तो उस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपको एक इक्वेशन हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप x - y = 2 और x + y = 10। तो जैसे 2 इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको समझा रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर 6 आ जाए
और y का वैल्यू आपका 4 आ जाए, x की वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू क्या हो गया आपका 4 हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे ही आप पहले इक्वेशन में 6 और 4 को रखिएगा तो भी ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे इक्वेशन में 6 4 रखिएगा तो भी सिचुएशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी ऐसा ही इक्वेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि आप उसको सॉल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करे। तो चलिए आप देखते हैं चैप्टर में और कुछ नया और क्या मिलने वाला है, बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन की। तो पहले तो समझें हम, जैसे कि आपको पीछे हम बता दें लीनियर इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इसमें आपको मालूम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देगा। तो अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होता कैसा है पहले ये देख लेते हैं। इसलिए हमने लिख दिया फॉर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए एक्चुअली आपको इक्वेशन जो दिया रहेगा वो कैसे होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन जो दिया होगा वो a2x प्लस b2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है, दीज आर ए कॉन्स्टेंट। A1 B1 C1 A2 B2 C2 जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, और एक्स वाई जो हो गया आपका वेरिएबल हो गया। तो आप समझ गए इक्वेशन आपका कैसा होगा। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या, इसका इंपॉर्टेंस है आप 9th क्लास के में ऑलरेडी A1x B1y प्लस C1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का से आप ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। वहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया होगा, ग्राफ ड्रॉ करना हो, क्योंकि इंट्रोडक्शन इसका आपको 9th में हो चुका है लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे क्या है कि आपको अब ग्राफिकल मेथड से आप कैसे बता सकते हैं कि ये जो दो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन हैं हो सकते हैं, क्लियर है। या आप सिंपल इक्वेशन के बेसिस पे ये कैसे बता सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे बता सकते हैं। तो आगे आपको हम बता रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस बेसिस पे बटा है, सॉल्यूशन के बेसिस पे बटा है, सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं दो इक्वेशन के, क्लियर है ना। तो आगे देखते हैं उसके लिए। तो अब हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है। देखो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने का है तो इसमें समझना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, मतलब जो लीनियर इक्वेशन है उसके सिस्टम को दो भागों में बांटते हैं। आपको पीछे हम बता चुके हैं लीनियर इक्वेशन कैसा दिखाई देता है, कितने इक्वेशन होंगे, हम लोग जब टू वेरिएबल तो दो इक्वेशन लेंगे। तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक पहला टाइप, अगर इसको दो भाग, पहला इनकॉन्सिस्टेंट और दूसरा क्या हो गया आपका इनकॉन्सिस्टेंट, क्लियर है। अब ये कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का क्या माजरा है, तो कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट का माजरा ये है कि बाबू देखो अब सोल्यूशन के बेसिस पे इक्वेशन जो होते हैं, डबल इक्वेशन जो है उसके नंबर ऑफ सोल्यूशन के बेसिस पे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को दो भागों में बांटा, एक हो गया इनकॉन्सिस्टेंट और एक हो गया कॉन्सिस्टेंट। अब जो हो गया उसके बाद जब सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे तो सोल्यूशन तीन तरह के आते हैं। कितने तरह के आते हैं, तीन तरह के। तो उन तीन तरह के सोल्यूशन को दो भागों में रखने के लिए हम पहले कॉन्सिस्टेंट में बात करते हैं। जो भी इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट में आएगा उसके या तो यूनिक सोल्यूशन हो सकते हैं या तो इन्फिनिटली सोल्यूशन हो सकते हैं, क्लियर है। जो इक्वेशन का सोल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट में आएगा, जो इक्वेशन उसके कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब इसको आपको हम ग्राफ पे समझाने की कोशिश करें। अब ग्राफ लाइन का सिचुएशन क्या होता है, जैसे आप जब बात करें किसी इक्वेशन का अगर यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, ग्राफ देख के आप कैसे बोल सकते हैं कि किसी इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, और कैसे बोल सकते हैं इसके मेनी सोल्यूशन है, या कैसे बोल सकते हैं ग्राफ देखे कि इसके नो सोल्यूशन है। तो इसको समझने के लिए आप सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कहने का मतलब क्या है, जब यूनिक सोल्यूशन तभी पॉसिबल है वेन से ग्राफ, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर है। अब जब क्या हो कि ग्राफ लाइन क्या करेगी, ग्राफ लाइन जो ये दो इक्वेशन है, दो ग्राफ लाइन होगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ग्राफ लाइन जब क्या होगा, दो इक्वेशन होगा तो दो लाइन होंगे उसके ग्राफ लाइन, और दोनों लाइन जब एक पॉइंट पे, आप 9th क्लास में ग्राफ लाइन ड्रॉ करना सीख चुके होंगे, जब एक पॉइंट पे कटेगा तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, वन सोल्यूशन बोल दीजिए आप, या क्या बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होंगे। समझ में आ रहा है। और दूसरा कंडीशन क्या रहता है, जब क्या हो कि ग्राफ लाइन, ये आपका ग्राफ हो गया, एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ग्राफ लाइन क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए। क्या कर जाए बाबू, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पे मतलब वैल्यू क्या हो जाए, सेम कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो कोइंसाइड करने के सिचुएशन में कितने सोल्यूशन होते हैं उसके, इन्फिनिटी सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी या मेनी सोल्यूशन। तीसरा ग्राफ का सिचुएशन आता है, ग्राफ को देख के आप क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन है। तो ये कंडीशन तब है कि जैसे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे क्या हो जाए, द ग्राफ लाइन जो हो दोनों का वो क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ग्राफ लाइन क्या हो जाए आपका,
पैरेलल हो जाए तो आप बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। क्या बोल सकते हैं? इस इक्वेशन के नो सॉल्यूशन। जैसे आपको हमने बता दिया कि दो इक्वेशन कभी भी दिया जाएगा। इक्वेशन क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0। दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो जैसे मैंने पीछे आपको समझाया इक्वेशन को, उसी से क्या होगा कि उसके जब आप ग्राफ लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो पहला क्या हो जाए, जब ग्राफ लाइन जब एक पॉइंट पे काटे तो क्या बोलेंगे उसको? यूनिक सोल्यूशन होंगे उसके। जब ग्राफ लाइन कोइंसाइड हो जाए तो क्या बोलेंगे उसके? इन्फिनेटली सोल्यूशन या मेनी सोल्यूशन होंगे। और जब ग्राफ लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए तो क्या बोल सकते हैं कि इसके नो सोल्यूशन पॉसिबल है। क्लियर है? अब तो आप तो समझिए चलिए, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद तो आप बोल सकते हैं, लेकिन अब बिना ग्राफ ड्रॉ किए और इक्वेशन को देख के आप कैसे बताएंगे कि इसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं? तो जब हम इसकी बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने बताया आपको इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहे ताकि आपको समझाना, ऐसे पीछे समझाएं वही फिर लिख लेते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। अब देखिए यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन कब होगा? जब a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो आप बोल सकते हैं इसे कितने सोल्यूशन है? वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन। लेकिन जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाए तो आप बोल सकते हैं इसे कितने सोल्यूशन है? मेनी सोल्यूशन है। लेकिन कंडीशन नो सोल्यूशन के लिए क्या होता है, या इनकॉन्सिस्टेंट के लिए आप बोल सकते हैं a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2 के। क्लियर है? तो आप बोल सकते हैं इसे कितने सोल्यूशन है? मेनी सोल्यूशन। तो आपको ये समझ में आ गया, ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कब बोलिएगा? जब वो यूनिक हो और क्या हो? इन्फिनाइट सोल्यूशन हो उसके। इनकॉन्सिस्टेंट कब हो? जब उस इक्वेशन के नो सोल्यूशन हो। और हम अभी भी बात बताते हैं आपको कि बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की पिछले वीडियो पीछे आपको समझा चुके हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं आगे। जैसा कि आप देख रहे हैं अब इसी बात को थोड़ा सा हम और क्लियर कर देते हैं। जैसे दो इक्वेशन दिया है, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0। तो क्या क्या हो सकता है? तो ग्राफ के बारे में जैसे कि ग्राफ बना के आपको हम पीछे समझा दें, उसको क्लियर कर रहे हैं। इफ ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर ग्राफ लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। दो ग्राफ लाइन होगा, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो क्या हो सकता है? यूनिक सोल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। और हमने फिर एक और चीज़ लिखा, उसको क्लियर कर रहे हैं। क्या हो सकता है एक और सिचुएशन इस दोनों इक्वेशन के बीच का रिलेशन, कि a1/a2 जो हो वो क्या बराबर नहीं हो किसके? b1/b2 के। क्लियर हो गया? दूसरा क्या हो गया कि अगर ग्राफ लाइन, इफ टू ग्राफ लाइन्स कोइंसाइड, अगर दोनों ग्राफ लाइन क्या हो जाए? कोइंसाइड हो जाए, तो क्या हो सकता है? मेनी सोल्यूशन। और इसका अदर कांस्टेंट का रिलेशन क्या होगा? a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के बराबर c1/c2 के। क्लियर हो गया? तीसरा हमने क्या बोला? इफ द टू ग्राफ लाइन्स आर पैरेलल, दो ग्राफ लाइन क्या हो जाए? पैरेलल हो जाए, तो क्या हो सकता है? नो सोल्यूशन। तो जब नो सोल्यूशन की बात हो गया तो यहाँ पे क्या सिचुएशन था कि a1/a2 जो है वो बराबर तो होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के ये बराबर नहीं होगा। क्लियर हो गया? उसी बात को थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि थोड़ा वहाँ रफ ज़्यादा हो गया तो इसलिए उसको क्लियर कर दिया। और कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाय अलजेब्रिक मेथड। अभी आपको ग्राफिकली पीछे समझा रहे थे ग्राफ पे क्या सिचुएशन होगा। अभी आपको अलजेब्रिक मेथड से, जैसे आपको तीन तरह के सोल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं, नो सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन और वन सोल्यूशन। लेकिन अब उस इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, सॉल्व करने का टेक्निक क्या होगा? तो अलजेब्रिक में बात करें तो पहला हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। दूसरे मेथड की हम बात करें जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा जो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे चैप्टर में उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन तीनों मेथड की समझिए, जैसे कि आप आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कुछ हद तक फेमिलियर होंगे, क्योंकि पिछले के क्लासेस में इन मेथड का यूज कहीं कहीं देखने को मिला होता है। क्लियर है? लेकिन ये जो मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टोटली आपके लिए नया मेथड होगा। ठीक है? तो इन तीनों मेथड को और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक एक करके डिटेल में देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए आप देखते हैं आगे। चलिए अब समझते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझिए, सबसे जरूरी चीज़ है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है सब्स्टिट्यूट,
तो आप जब 2 इक्वेशन होगा तो उसमें आपको क्या करना होगा, आपको एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल के वैल्यू को निकालना होगा और सेकेंड इक्वेशन उसको सब्स्टिट्यूट करना होता है। जैसे देखिए, कहने से तो उतना समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये 2 इक्वेशन हमारे पास हो गए। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया, हम क्या करेंगे, आपको मन करेगा यू आर फ्री टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल फ्रॉम एनी इक्वेशन। जैसे हम यहाँ से ले लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, क्लियर है, और यहाँ से हम y के वैल्यू को निकालते हैं। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स। क्लियर हो गया। जैसे ही 10 माइनस एक्स हुआ, अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम यहाँ जब 10 माइनस एक्स हुआ तो उसको हम सब सब्स्टिट्यूट करने की बात बोले थे। अब सब्स्टिट्यूशन में आपको ध्यान रखना कहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। ये y का वैल्यू आपने किससे निकाला, फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है। तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो इसको आप फिर फर्स्ट में पुट नहीं कर सकते हैं। अब आपको जाना किस पे है, जैसे ये हमारा अगर पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है, तो ये किससे आया, फ्रॉम फर्स्ट, ये किससे आया है, फर्स्ट से। अब इसको फर्स्ट में ना पुट करके हम लोग कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको पुट करेंगे इसको सेकेंड में। किसमें, सेकेंड में। किसके जगह पे, तो यहाँ पे किसका वैल्यू है, ये y का, तो y की जगह पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2। क्लियर है। अब समझिए यहाँ पे जब ये क्या हो गया, तब x माइनस 10 और प्लस ये क्या हो गया x इक्वल टू 2। क्लियर है। अब जब ये हुआ तो x और x कितना हो गया, 2x माइनस 10 इक्वल टू 2। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 2 प्लस 10 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6। समझ में आ गया। तो जब x इक्वल टू 6 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, 6 को पुट करेंगे यहाँ पे। क्लियर है। 6 को पुट कर दिए तो y का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही हम लोग 6 को पुट किए तो 10 माइनस कितना हो गया, पुट किए 10 माइनस 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10 माइनस 6 किए तो आंसर आ गया हमारा 4। तो हमारा यहाँ x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू 6 और y का वैल्यू क्या हो गया हमारा 4 हो गया। क्लियर हो गया। तो ऐसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड को आगे। चलिए बात करते हैं एलिमिनेशन मेथड की। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपको समझना होगा। देखिए एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट सिंपल समझिए। एलिमिनेट मतलब क्या होता है कि हटाना। तो मतलब क्या होगा, सिंपल सा किसी एक वेरिएबल को क्लियरली आपको थ्रो आउट करना होगा। जैसे ही किसी एक वेरिएबल को थ्रो आउट करने के लिए आप सोचिएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एक वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए हमने एक एग्जांपल तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y इक्वल टू -1। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एलिमिनेट करने के बारे में सोचना है। तो एलिमिनेट करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो प्रोसेस ये होना चाहिए कि जिस वेरिएबल को आप चाहते हैं एलिमिनेट करना, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम सोचें कि यहाँ पे अगर सिंपल सा हमारे दिमाग में आ रहा हो कि हम y वेरिएबल को यहाँ से रिमूव करना चाहें, एलिमिनेट करना चाहें, तो क्या करना होगा, y वेरिएबल के कोफिशिएंट पे ध्यान देना होगा। तो एक पहले इक्वेशन में हमने देखा y वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे इक्वेशन में हमने देखा कि y वेरिएबल का कोफिशिएंट -3 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी काम करेंगे कि अब इन दोनों वेरिएबल, दोनों जो ये इक्वेशन में जो y वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब इक्वल करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है उससे सेकेंड को मल्टीप्लाई कीजिए और जो सेकेंड इक्वेशन का y कोफिशिएंट है उससे फर्स्ट को मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट, अब आप सेकेंड इक्वेशन में देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में y कोफिशिएंट क्या है -3 है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को, जो फर्स्ट आपका इक्वेशन है, पहला इक्वेशन ये हो गया आपका, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप -3 से, और सेकेंड इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, y का कोफिशिएंट क्या है सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, y कोफिशिएंट 1 है 1 से। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई किए तो आपके पास, जैसे ही आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किए -3 से, तो आ गया -6x प्लस, यहाँ तो प्लस नहीं होगा क्योंकि ये -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3y इज इक्वल टू -21। सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 से तो वो कोई चेंज नहीं दिखाई देगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या हो गया -1। अब यहाँ पे एक जरूरी चीज़ अब आपको ध्यान रखना होगा, जैसे हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, अप्लाई करने के बाद हमारे पास 2 इक्वेशन मिला। इन दोनों इक्वेशन में अब हमको ध्यान रखना होगा जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वेट किए हैं उसके सिम्बॉल पे। तो हमने y के
कोफिशिएंट को इक्वेट किया है, तो इसके सिंबल देख रहे हैं, दोनों का सिंबल सेम है, माइनस माइनस। तो अगर सिंबल सेम हो तो वहाँ प्रोसेस किसे करना है, सब्ट्रैक्शन का। किसका सिंबल देखना है, उसको उस वेरिएबल के कोफिशिएंट का जो वेरिएबल को आपने क्या किया है, जिसके वेरिएबल कोफिशिएंट को आपने बराबर किया है। तो इसका सिंबल क्या है, माइनस माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। सिंबल सेम तो सब्ट्रैक्शन, अगर सिंबल डिफरेंट हो तो क्या करेंगे, एडिशन। क्या करेंगे, एडिशन। तो सिंबल जब सेम है सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो सब्ट्रैक्शन में सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या हो गया, प्लस, ये भी क्या हो गया, प्लस। अब जैसे सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हम यहाँ पे अब कर रहे हैं, तो क्या हुआ, ये हो जाएगा -10x, ये क्या हो गया आपका, कट गया, और यहाँ पे क्या बचा आपका, +1 गया, तो यहाँ हो गया -20। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो x इक्वल टू हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया, 10 2 जा 20, हमारा क्या हो गया, 2 आंसर आ गया। क्लियर है ना, यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ गई। जब x की वैल्यू 2 आ गया तो अब हमको क्या करना होगा, y के वैल्यू। तो y के वैल्यू के लिए अब हम क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में आपको या तो फर्स्ट इक्वेशन में मन करे या तो सेकेंड इक्वेशन में मन करे, जिसमें आपको इजी लगे उसमें आप क्या करिए, x के वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए तो क्या हो गया, 2 × 2 + y = 7। तो अब y = क्या हो गया, 7 - 4। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 3। क्लियर है, देख लीजिए 2 जब 4 हुआ तो y = 7 - 4, तो क्या हो गया हमारा y का वैल्यू 3। तो आपका x और y की वैल्यू आ गया। कौन सी मेथड से आया, एलिमिनेशन मेथड से। इसमें आपको लैंग्वेज लिखना होगा, आगे जो पार्ट 2 लाएंगे उसमें हम डिटेल में पूरे लैंग्वेज के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बड़ी यहाँ पे आपको जस्ट मेथड समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपको मेथड समझ में आ जाए, कैसे इस मेथड से आपको बनाना है। क्लियर है ना, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। मेथड का जो लास्ट मेथड है उसको हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को आपको समझना होगा, बहुत ही ईजी मेथड है। जब आप एक बार इसको समझ लीजिएगा तो बहुत आसान होगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले आपको ट्री से समझाने की कोशिश करें, डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है लेकिन हम इसको ट्री से समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ट्री फॉर्मेशन करते हैं। जब हम ट्री फॉर्मेशन करते हैं तो कैसे, जैसे आप पहले एक्स वेरिएबल का ट्री हम बनाते हैं, तो जब एक्स वेरिएबल का ट्री बनाएंगे फिर हम बनाएंगे वाई का ट्री, फिर ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट का। क्लियर है, तो यहाँ हो गया वाई, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। तो जब हम एक्स वेरिएबल के ट्री की बात कर रहे हैं तो एक्स वेरिएबल एक जो है उसके कोफिशिएंट को भूल जाना है। तो हमारे पास इसके बाद क्या बचा, वाई वेरिएबल का कोफिशिएंट जो कि क्या है हमारा b1/b2, दोनों इक्वेशन में बात करना है। क्लियर है, फिर और उसके बाद क्या है c1/c2, c1/c2। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जब y की बात करेंगे तो y के वेरिएबल को भूल गए, तो उसके बाद क्या है c1/c2 जो कि ऑलरेडी लिख दिए हम, और उसके बाद क्या था a1/a2, a1/a2। क्लियर है, a1/a2। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब हम कांस्टेंट की बात करेंगे तो c1 c2 को भूल गए, तो सबसे पहले क्या है a1/a2 जो कि लिख दिए, और उसके बाद क्या था b1/b2, b1/b2। क्लियर हो गया यहाँ से। अब जब ट्री फॉर्मेशन हमारा हो गया तो अब हमको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप समझ रहे होंगे, ये जैसे b1 को c2 से, b2 को c1 से, ठीक है, c1 को a2 से, c2 को a1 से, a1 को b2 से और a2 को b1 से। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो हमको कुछ मिला वो क्या मिला, देखिए यहाँ पे हम देखेंगे हमारा मिला x बाई क्या मिला हमारा b1 × c2। तो b1 × c2, b1 c2 माइनस क्या हुआ b2 c1, b2 c1। क्लियर है ना, y क्या मिला हमारा, तो y क्या हुआ हमारा y, तो y क्या हो गया हमारा c1a2 माइनस क्या हो गया c2a1। क्लियर है, कांस्टेंट हमारा क्या मिला, तो कांस्टेंट हमारा यहाँ मिला आपको a1b2 माइनस a2b1। क्लियर है ना। तो आप देखिए अब इसमें क्या है, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, ये इसके बराबर और ये हो गया, ये बराबर हो गया, ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल करेंगे। तो इसके जब इक्वल करेंगे तो देखिए क्या होता है, चलिए तो इसको क्लीन करते हैं। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, एक्स वाले टर्म को और कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं तो हमारा x = क्या आ जाएगा यहाँ पे
तो एक्स इक्वल टू सीधे सीधे आ जाता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जो है ये जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा B1C2 माइनस B2C1 बाई क्या हो जाएगा हमारा A1B2 माइनस A2B1। क्लियर है। और लोग एक्स की वैल्यू देख ली, जब वाई की वैल्यू की बात करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, वाई को केवल इक्वेट करेंगे और इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा वाई बाई C1A2 माइनस C2A1 इक्वल टू 1 बाई A1B2 माइनस A2B1। जब इक्वल किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये चला जाएगा यहाँ पे, तो जब वहाँ जाएगा तो वाई इक्वल टू हमारा क्या हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं C1A2 माइनस C2A1 और बाई में क्या आ गया हमारा A1B2 माइनस A2B1। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, A1 A2 B1 B2 का वैल्यू लिख लीजिए, C1 C2 का वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देना है। सिंपल सा अप्लाई कीजिएगा और क्वेश्चन तुरंत बनता है, बहुत ईजी। और एक और सबसे जरूरी इन्फॉर्मेशन, ये जो 3 मेथड आपको बताइए, तीनों मेथड से आप किसी एक क्वेश्चन बनेगा तो आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई चेंज उसमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 2 वेरिएबल का अलजेब्रिक मेथड समझ गए आप। अब मेथड के बाद आपको इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो देखिए इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी रहता है, इसमें 2 इक्वेशन भी रहता है। तो आगे का जो पार्ट हम लेके आएंगे उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम के बारे में समझाएंगे, प्लस में इन सारे मेथड पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। उसके बाद और भी कुछ आए हुए क्वेश्चन कुछ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है या आपको इसमें कितना समझ में आया, कहाँ आपको डाउट है, वो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 8, 9, 10, 11, 12 के मैथ और साइंस के वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस रिसेंट वीक्स में लगातार वीडियो जा रहे हैं और हर एक चैप्टर की वीडियोज आपको यहाँ पे मिलेगा, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिलेगा। That's all. Thanks for watching the video.